वैल्यू आती ही है। इसका मतलब ट्रांस, किसी भी कंपाउंड का जो ट्रांस होगा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, सिस वाले से, क्योंकि ट्रांस की वैल्यू ही 0 होती है और सिस में कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, है ना। तो आज अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट के कुछ केसेस कर, डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं। जैसे देखो, एक कंपाउंड हमने लिया CH2Cl2 ले रहे हैं एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं CH3Cl। एक कंपाउंड लिया CH2Cl2 और एक लिया CH3Cl। अगर इन दोनों में हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे भी sp3 आता है और यहाँ पे भी sp3 आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कार्बन कैसे अरेंज होगा, टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करेगा अपने बाकी ग्रुप्स को। तो अगर आप बोलो तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दो, 2 क्लोरीन आप ऐसे पोजीशन पे लगा दो, ये CH2Cl2 का स्ट्रक्चर बन गया। और अगर CH3 करना है तो 3 हाइड्रोजन लगा लीजिए और 1 क्लोरीन लगा लीजिए, CH3Cl का स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाने हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब चारों सिंगल बॉन्ड 109 डिग्री पे लगाने हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको चारों सिंगल बॉन्ड टेट्राहेड्रली लगाने हैं। तो अरेंज करा दिया हमने कैसे, 2 हाइड्रोजन थे उनको एक तरफ ले लिया और 2 Cl को एक साइड लगा दिया। इसमें आपके 3 हाइड्रोजन थे, 1 क्लोरीन था तो लगा दिया। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो क्लोरीन की है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की है और फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की, फिर किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हाइड्रोजन की। तो डाइपोल मैंने आपको बताया था कहां से कहां बनता है, प्लस माइनस का सिस्टम बनता है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसमें क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उसमें प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 डाइपोल बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे उनकी डायरेक्शन जरा देखते हैं। कार्बन और क्लोरीन में कार्बन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। यहाँ पे भी यही है, कार्बन पे पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, तो इधर जाएगा डायरेक्शन, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन की अगर सबसे कम है कार्बन की तो कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव अगर हाइड्रोजन की कम है तो। और इस तरीके से बनेगा डाइपोल, इस तरीके से बन जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी सिखाई थी आपको, कुछ याद है, 2.1 थी, 2.1। और कार्बन की, कार्बन की बताओ, कार्बन की लिखी नहीं है, कार्बन की, कार्बन की 2.5 है, कार्बन की ज्यादा है ना, ठीक है। तो 3 डाइपोल बन गए, 2 का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन ऐसे और एक का डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो आप, अगर ध्यान से देखो तो एक वेक्टर ऐसे आ रहा है ऊपर से, एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा, क्या सोचते हो आप, एक इधर है एक इधर है, तो इनका क्या रिजल्टेंट इधर बनेगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर बन गया, ब्लू कलर से रिजल्टेंट बना देते हैं, इधर बन गया। और ये क्लोरीन वाले जो डाइपोल है ये तो इसी डायरेक्शन में ही है, तो एक डाइपोल ये था, एक डाइपोल ये था, तो 3 डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हो गए, लगभग लगभग एक ही तरफ ओरिएंटेड है, तो ये तीनों ऐड होंगे।
ठीक है, अब इनको सोचते हैं, इस वाले केस को सोचते हैं, दूसरे वाले को। इसमें अगर देखो तो क्या केस बन रहा है अपना, इसकी डायरेक्शन तो ये है इस डाइपोल की, इधर वाला कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इस तरफ बनेगा, इसकी इधर बनेगी, है ना। तो ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं जैसे प्रीवियस केस था। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और बन जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो क्या कुछ चेंज आ रहा है, ये दोनों तो इधर जाएंगे, ये तीन तो सेम ऐसे ही केस बनेंगे। अगर इसको भूल जाओ तो ये तीन तो ऐसे ही सेम केस बन जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और ये इधर, तो दो तो ऐसे ही केस बन गए और तीसरा जा रहा है, तीन नहीं दो, दो इधर की तरफ बन गए और तीसरा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऐसे। ये बात सबको समझ आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखो तो तीन के तीन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे अगर देखो तो दो ऐसे हैं और फिर एक इधर की तरफ जा रहा है, तो कुछ कम आएगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये वाले केस में कुछ कम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीन के तीन ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इस तरफ है और तीसरा इधर जाके, तो कुछ माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल में अगर देखो तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, बन जाएगा इस केस का ज्यादा बनेगा। बोलो, कोई समस्या। इसको ऐसे ही देखना है कि किस किस तरफ से जा रहे हैं डाइपोल। यहाँ पे और भी इसलिए भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा दूसरा चेंज एक और भी आ रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ पे तीन जो है वो CH वाले हैं, यहाँ पे जो दो हैं वो CCl वाले हैं, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलपमेंट होगा ज्यादा होगा, तो इस डाइपोल की वैसे भी वैल्यू ज्यादा होगी, तो डाइपोल की वैल्यू से भी यहाँ पे बात बढ़ेगी CCl से। कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, लेकिन कंपैरिजन करना होता है, तो कंपैरिजन में अगर ऐसे दिमाग नहीं चलेगा तो कर नहीं पाएंगे, डायरेक्शन बना बना के ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों केस बना लीजिए। समझ आ रहा है। देखो दो तो ये थे और एक इसका और इसका रिजल्टेंट इधर बनेगा, एक ये है और एक ये है, इसका रिजल्टेंट इधर बनेगा ना, तीन ये हुए, एक ये रिजल्टेंट है बीच वाला, उन दोनों का रिजल्टेंट। वेक्टर एडिशन सबको आता है ना, कि किस तरफ से वेक्टर किस तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा। जल्दी बनाओ। अगला केस किया जाए। हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं थोड़ा सा बेंजीन रिंग से। एक है, देखिए, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई मान लो ग्रुप अटैच है X, ठीक, और इस पे कोई नया ग्रुप G आता है,
X लगा हुआ है, न्यू ग्रुप G आएगा अगर, तो वो 3 तरीके से अटैच हो सकता है। एक तरीका होता है जिसमें ये X के जस्ट बगल में लग जाए, एक तरीका होता है जिसमें ये X के एक पोजीशन छोड़ के अटैच हो जाए, और एक तरीका होता है जिसमें ये 2 पोजीशन छोड़ करके अटैच हो। ऐसा जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो, इसको हम लोग नाम देते हैं मेटा, और इसको हम लोग नाम देते हैं पैरा। एक को नाम देते हैं ऑर्थो, दूसरे को नाम देते हैं मेटा, तीसरे को नाम देते हैं पैरा। अगर दोनों ग्रुप एडजेसेंट अटैच हैं, इधर इधर बिल्कुल अगल बगल अटैच है, तो ऑर्थो। अगर दोनों एक पोजीशन बीच में खाली छोड़ के अटैच है तो मेटा। अगर 2 पोजीशंस को छोड़ के अटैच है दोनों ग्रुप, तो कौन सा बोलते हैं आइसोमर, इसको पैरा बोलेंगे। अगर दोनों का फॉर्मूला निकालोगे तो यही फॉर्मूला निकलेगा, ये बेंजीन की रिंग है, X है और G है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, X है और G है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं, इनको ऑर्थो पैरा मेटा के नाम से जानते हैं। ऑर्थो की एक पोजीशन ये भी बन सकती है, जैसे हम बोलें कि इधर लगा दो ग्रुप को, तो जस्ट बगल वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, एक ही बात है। जैसे मेटा लगाना है तो मेटा इस तरफ भी लगा सकते हो, एक ही बात है, इसको भी मेटा बोलेंगे, इसको भी मेटा बोलेंगे, है ना। अब इधर से देख लेंगे कि एक पोजीशन छोड़ के इधर, और पैरा की तो एक ही पोजीशन ही बन सकती है, पैरा एक ही तरीके का बन सकता है। मतलब ये दोनों अलग नहीं है, दीज आर सेम, ये सेम है, अलग नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। ग्रुप बना लो ऑर्थो मेटा पैरा। बना लिया। अभी ऑर्गेनिक में सीखेंगे ये सब ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे जरूरत है तो नाम बता दिया आपको। गोरांगी बना लिया। कौन नहीं आया आज, मानसी। तरुश्री जिज्ञासा कहाँ है? हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट किया करो, तुम लोग की स्पीड बहुत कम है, कुछ बच्चों की स्पीड बहुत कम है। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब हमने मिथाइल को यहीं पे रखा, क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, और तीसरा केस ऐसा है, मिथाइल को यहीं पे रखा और इस कार्बन को अगर देखो तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, और ये चौथा सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन पे केवल सिंगल बॉन्ड हो तो वैसा कार्बन होता है sp3,
और यहाँ पे जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन होगा sp2। सबसे पहली बात याद रखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग देखते हैं तो sp कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, sp2 कार्बन की उससे कम, और sp3 कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो अगर हम लोग देखें तो इधर sp3 है, इधर sp2 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा। जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उधर प्लस, जिधर ज्यादा उधर माइनस। तो एक डाइपोल इधर की तरफ बनेगा, एग्री कर रहे हैं सब लोग? इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव। क्लियर? यहां पे भी एक कार्बन है जो sp2 है, ठीक, लेकिन क्लोरीन तो अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एक डाइपोल इधर बनेगा, एक डाइपोल इधर की तरफ बन जाएगा। तो पहले वाले केस में डाइपोल कैसे बन रहा है, एक डाइपोल इस तरफ बन रहा है और एक डाइपोल ऐसे। क्लियर है पॉइंट? कुछ अगर सोचें ऐसे, ये जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, वो प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब ऐसे प्लेन में है, जो ग्रुप है इस तरीके से अटैच, ये प्लेन में है, इस पे ग्रुप ऐसे ऐसे अटैच है, जो भी ग्रुप है। तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो अराउंड कह सकते हैं 60 डिग्री के अराउंड बन सकता है एंगल, अराउंड अराउंड ऐसा मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे और एक डाइपोल, तो इसका मतलब अगर एक डाइपोल ऐसा है तो एक दूसरा वाला कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा। एग्जैक्ट वेक्टर नहीं बना रहे हैं, एक डाइपोल ये ऊपर से नीचे की तरफ और एक डाइपोल उधर से, दो है। यहां पे अगर देखो तो कह सकते हो कि एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर 0 डिग्री के अराउंड एंगल कह सकते हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये 0 डिग्री नहीं है, 180 है, बोलो जल्दी। दो वेक्टर हैं, वेक्टर सोचो 0 है कि 180 है, फिजिक्स तुमको आती है, हमारे हिसाब से 0 है, हमारे हिसाब से 0 है, आप अपने हिसाब से बताओ। वन 180 तो ये है, 180 तो ये है, सही बोल रही हूँ मैं? कौन बोल रहा है ये 0 है ऊपर वाला? ठीक है, ये 0 है एंगल, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, दोनों वेक्टर ऐड होंगे, देख पा रहे हैं, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखो तो दोनों वेक्टर लगभग कितने एंगल, लगभग, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, कुछ ऐसे 60 पे, यहाँ पे कितने पे ऐड होंगे, कुछ 120 काइंड ऑफ कह सकते हो। तो 120 वाले में रिजल्टेंट कितना आया था, सबसे ज्यादा तो यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम तो है नहीं, अगर एक वेक्टर की वैल्यू 5 है तो दूसरे की वैल्यू 10 है, इस तरीके से है, 5 7 5 10 कुछ भी मान लो। अगर यहाँ पे मान लेते हो एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 10 है ना, तो 5 10 60 डिग्री पे, 5 10 120 डिग्री पे, और 5 10 0 डिग्री पे। तो 5 10 जहाँ पे 0 डिग्री पे होंगे वहां पे तो सीधे जोड़ लोगे, रिजल्टेंट 15 आ जाएगा, है ना। 5 10 जहाँ पे 60 पे है वहां पे रिजल्टेंट 120 से कम होगा या 120 से ज्यादा, 60 पे कम या ज्यादा मुझे नहीं पता है, एंगल लगा के बताओ आप। जल्दी से निकालो, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -12, और cos 60 की +12, तो वो तो ज्यादा आएगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी,
अगर वेक्टर से कंपेयर करो तो इन दोनों में अगर कंपेयर करो, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। सबसे पहली बात तो हमने ये निकाली कि तीसरे वाले केस में तो सबसे ज्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट, तीसरे वाले में तो सबसे ज्यादा होगा, 0 पे जुड़ रहा है। और उसके बाद हमने क्या बोला कि फर्स्ट वाले का होगा ज्यादा, फिर सबसे कम किसका होगा, सेकेंड वाले का। यानी कि पैरा का सबसे ज्यादा हुआ इसमें, ऑर्थो का उससे कम, और दूसरा वाला केस कौन सा था, मेटा। पॉइंट क्लियर है, नोट कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेट थोड़ी करना है, ऐसे कंपेयर करना है। डिग्री नहीं, 312 लिख लो, डिग्री मत लिखो, केस है। थर्ड केस, फर्स्ट केस, बात समझ आ रही है? कंपैरेटिव क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं आता, निकालना उकालना नहीं है अपने को, कैलकुलेट नहीं करना है, कंपैरिजन करना। जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट हो गया सबका? अब आप बताना, ये वाला आप बताओ। एक यहाँ पे ऐसे बी आर लगा दिया, एक यहाँ पे बी आर लगा, एक में तो रिंग बनी है, डबल बॉन्ड है, एक में कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब नहीं, डाइपोल तो यही क्रिएट होगा, डाइपोल तो यही बनेगा इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में, और डायरेक्शन भी यही होगी। अब बस कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। इधर भी डाइपोल इधर ही बन रहा है, इधर भी डाइपोल इधर ही बन रहा है, इधर भी सी और बी आर के बीच में बन रहा है, इधर भी सी और बी आर के बीच में बन रहा है। डिफरेंस ये है, यहाँ पे sp2 कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन, यही तो डिफरेंस है। फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, क्यों, क्या ज्यादा होता, देखो कैसे सोचना है इसको, ध्यान से देखो। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। कार्बन की याद है, 2.5 बताई थी अभी, है ना। देखो कार्बन की होती है 2.5, और ब्रोमीन की हमने बोला था, ब्रोमीन की है अराउंड 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए कि आपका एक जगह पे कार्बन है sp2, तो sp2 जहां पे कार्बन होगा, हमने बोला sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, यही बात बोली थी, है ना।
तो मान लो, सपोज ऐसे कर लो कि एक कार्बन की है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लीजिए 2.5 और जो ये वाला है sp3 वाला कार्बन है इसकी थोड़ी कम मान लो 2.4 मान लो, ठीक। अब इसके साथ भी ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन की 3 मान लीजिए, ब्रोमीन की ज्यादा होगी कार्बन से, हमने 3 मान ली। इसके साथ भी ब्रोमीन अटैच है तो इसकी भी क्या होगी 3। जो डाइपोल बनता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बनता है। जहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पे दोनों स्पीसीज पे चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो 3 माइनस 2.5 कितना आएगा 0.5। और यहाँ पे जो sp3 वाला है इसकी हमने थोड़ी सी कम मानी है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस को एंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस एंड कितना आएगा 3 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा 0.6। तो जहां sp2 कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस छोटा आ रहा है और जहां sp3 कार्बन है वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बड़ा आ रहा है। जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां कार्बन और ब्रोमीन पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है वो ज्यादा डेवलप होगा। और अगर चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं Q इंटू डी से। तो Q की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इसका मतलब जहां पे sp3 था वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था इसलिए चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी इसका क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट वाले केस से सेकंड वाले केस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बिकॉज more E&D, so more charge development. क्लियर है बात। बोलो भैया। दिमाग में बात आ रही है कुछ। हर केस कुछ अलग अलग कहानी कह रहा है। यहाँ पे क्या कहानी आ गई sp2 और sp3 कार्बन की कहानी आ गई। ब्रोमीन सेम है। कंपैरिजन में क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखेंगे डिफरेंट फैक्टर क्या है। कार्बन ब्रोमीन के बीच का डाइपोल है तो कार्बन ब्रोमीन तो सेम ही है, कार्बन में डिफरेंस है तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है वैसे सोचेंगे आंसर। बात समझ आ रही है। हो जाए तो बोल दीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद बढ़िया सा एक मजेदार टॉपिक पढ़ाएं जिसमें आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट फील हो। अब इस पे डाल लो फर्स्ट रीजन, इसका एक और रीजन है, सेकेंड रीजन पे भी आ जाते हैं, सेकेंड पे भी सोच लेते हैं। हम बात करते हैं म्यू होता है Q इंटू डी। म्यू क्या है Q इंटू डी। तो इसका मतलब Q के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और D के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड की लंबाई कितनी हो, है ना। तो कहीं पे अगर दो एटम्स के बीच में मान लो सी और बी आर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, छोड़ दो इस पॉइंट से, इससे नहीं होगा, वैलिड नहीं है, कुछ और सोच रहे थे। एक और केस करो फिर नए टॉपिक। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है भाइयों? कुछ डाइपोल का एक और कर लो बढ़िया सा कुछ, बात बने, कोई PYQ ही करवा दे। भर भर के सवाल आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन से तो इतने सवाल हैं। ये कंपाउंड का नाम बोलना, क्वेश्चन नंबर 14 में कंपाउंड का नाम बोलना। बताना है किसका किसका जीरो डाइपोल मूवमेंट है। ये सवाल बहुत मतलब पॉपुलर सवाल है, जीरो डाइपोल मूवमेंट वाला। पहला ऑप्शन बोलो, 1 2 नहीं है, 1,1 डाइक्लोरो इथाइलीन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं साथ साथ में। 1,1 है यानी पहली पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगा दो। दूसरा बोलो, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन। सिस का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको, सिस का क्या मतलब सिखाया था, सेम ग्रुप डिफरेंट डायगोनल पे डिफरेंट अटैच होंगे, डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, लगा दें। तो ये बन गया सिस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन। इथाइलीन ये होता है C डबल बॉन्ड C, इस पे 1 पे 2 पे लगा दिया क्लोरो और हाइड्रोजन लगा दिया। अगला ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन। ट्रांस है तो जीरो ही होगा, पहले से ही सोच लेते हैं। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन, तो इसका क्या आएगा म्यू, जीरो ही आएगा, आंख बंद करके। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, ये जीरो मिल गया। क्वेश्चन में इज दिया है या आर दिया है, ट्रांस का जीरो होता है ना, थर्ड वाले का नॉन जीरो कैसे हो, जीरो हो गया। इज है या आर हैज है ना। ये स्लाइड नोट हो गई, अब किसी को पहले वाली चाहिए, किसी को बाद वाली। नोट कर लिए, किसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो आंसर तो मिल ही गया। पहले और दूसरे को भी देख लेते हैं, पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगाया। करा जाए सवाल, चलिए। जीरो बताना है तो आंसर तो अपने को मिल गया, जीरो तो इसी का होगा, ये वाले ऑप्शन में। ये ट्रांस है 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन, तो इसमें जीरो बनेगा। जीरो कैसे बनेगा ये भी देख लो,
ये CCl का है तो इस तरफ डाइपोल बनेगा, ये इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल, तो कट कर देंगे एक दूसरे को। ये वाला हाइड्रोजन की कम कार्बन की ज्यादा तो इस डायरेक्शन में, ये हाइड्रोजन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा तो इस डायरेक्शन, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। ये भी खत्म कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को, ये भी खत्म कर देगा, तो म्यू क्या आ जाएगा इस केस में, 0। तो आंसर तो यही है। अब 1 और 2 को देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या बन रही है, क्यों नहीं 0 है, ये देख लेते हैं। कार्बन और Cl के बीच में कहां बनेगा डाइपोल, इधर, इधर कार्बन और Cl के बीच में इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ब्लू कलर का अगर बना दें तो इधर बनेगा कुछ बीच में, कुछ वैल्यू होगी उसकी। इन दोनों को देखो तो इधर और इधर, तो जुड़ेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 का अगर एंगल है तो जुड़ेंगे, ऐड होंगे, ऐड होंगे तो कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी तो क्या होंगे, नॉन जीरो, जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो। दूसरा केस देखते हैं, CCl इधर, CCl इधर, तो नेट कहां जाएगा, नीचे की तरफ, और इधर की तरफ, तो नेट इन दोनों का कहां जाएगा, नीचे की तरफ, ऐड होंगे दोनों, एक इधर है और एक ऐड हो जाएगा, तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी, तो नॉन जीरो होगा। क्लियर है, कब आया था, पुराना सवाल था, 87, बाप रे बहुत ही पुराना था। 1986। चलिए अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। बोलो, दो वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही नहीं आएगा, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अच्छा गॉट इट। चलो हो गया सबका ये। अब बढ़िया सा एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया, मक्खन। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब आप बोलोगे मैम ये क्या ही खिचड़ी पकाने जा रहे हो आप, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हो। पहली बात सुनिए, जैसे आजकल मार्केट में कोई सामान आप लेने जाइए, उस पर अगर प्योर लिखा भी है तो भी आप क्या कहते हो, पता नहीं कितना प्योर है, प्योरिटी है भी या नहीं है, मनी तो लग रहे हैं प्योरिटी के हिसाब से, लेकिन वो प्योर है भी या नहीं है, इसका मतलब 100% प्योर चीजें मिलना बंद हो गई। वैसे ही अगर हम बोले कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक है, आयनिक का मतलब उसमें कोवेलेंट का कुछ कोई भी कैरेक्टर ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो कोवेलेंट से रिलेट करता हो, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेट करता हो, वो 100% आयनिक है। या मान लो कोई बॉन्ड बन रहा हो, उसको हम बोले ये इसमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर है ही नहीं, मतलब पोल्स वोल्स कहीं डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 100% कोवेलेंट है। जहां पे बिल्कुल आयनिक आयंस नहीं बन सकते हैं, कोई चांस नहीं है चार्ज डेवलपमेंट का, वहां हम बोलते हैं 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। और जहां पे मान लो ऐसा हो कि कोई भी कोवेलेंट का कोई भी कैरेक्टर उसमें ना दिखता हो, हर जगह आयनिक बॉन्ड का ही कैरेक्टर दिखता हो, तो हम बोलेंगे वो बॉन्ड कैसा है, 100% आयनिक, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आइडियली ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो या कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बो ही होता है दोनों का।
जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड ऐसा है जिसमें 95% आयनिक कैरेक्टर है और 5% कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं, 95% आयनिक कैरेक्टर है और 5% कोवेलेंट कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर ज्यादा है उसकी बेसिस पे हम कह देंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हमने बोला 95% आयनिक कैरेक्टर है और 5% कोवेलेंट है तो उसको हम बोल देंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है। मतलब जो ज्यादा कैरेक्टर है उसकी बेसिस पे हम वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इस तरीके का बॉन्ड है ना। लेकिन जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो कितना है, किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, लिखा रहता है फजान्स रूल, FAZAN, लेकिन फायंस पढ़ते हैं उसको, है ना, उनका जो भी नाम है फायंस रूल बोलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि भाई कोई अगर आयनिक बॉन्ड है तो किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, किसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या क्या चीजों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है और उसमें आयनिक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर 75% है और 25% है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। और उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अगर जस्ट अपोजिट सिचुएशन बन रही है कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर 75 कर दो और आयनिक को कर दो 25, है ना, तो इससे दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ेगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसके आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, किसका और भी दो चार प्रॉपर्टीज हैं जो इससे हम लोग रिलेट करते हैं। इसका मतलब बेसिकली हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। और सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक है और ना ही 100% कोवेलेंट। जी 50-50 आ गए तो ऐसा कम मिलता है तो आयनिक भी बोल देंगे, कोवेलेंट हाँ पॉसिबल है, कम ही होता है, रेयर ही है। चलो अब अभी लिखना नहीं, अब समझ लो कि किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा कैसे, क्या बात है, क्या समझना है इसमें, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान से समझिए। कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें मान लीजिए वो AB कंपाउंड है, A+ है और B-। A+ को हम बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलेंगे कैटायन, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उस आयन को बोलते हैं हम एनायन। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तभी तो ये दोनों एसोसिएट होके आयनिक कंपाउंड बना रखे हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, ये जो A+ है इसमें एक ऐसा नेचर होता है कि B- का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये A+ में ऐसी टेंडेंसी होती है कि B- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है अपनी तरफ, पुल आउट करता है। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, पुल आउट करेगा। पुल आउट कैसे, जैसे मान लो कोई तुमने बलून देखा है, बलून देखा है या बलून छोड़ो, ये क्लाउड किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक। अब आयनिक में तो हम आयनिक बॉन्ड अगर किसी को कहते हैं तो बोलते हैं इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, ये एसोसिएशन बना रहे हैं तो इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, A और B है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कैटायन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ इधर खींचता है। जब इस तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। जब बीच में आ जाता है तो ये कैसा दिखता है आपको बॉन्ड, ऐसा लगता है, ये कैसा दिख रहा है आपको, कोवेलेंट दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया।
ठीक, ये जो प्रोसेस हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन कैटायन की वजह से बीच में आ गया, इसको हम लोग प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। इस कैटायन में जो टेंडेंसी होती है, इस कैटायन में होती है पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास क्या होता है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर खींचना। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, है ना। और ये जो बी माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्टिंग हुई है, इसके इस नेचर को, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है? कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से, इसमें पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाता है, जिससे आयनिक जो बॉन्ड था उसमें कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। और आयनिक बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। बात कुछ समझ में आई? प्रोसेस इतना ही है। अब चलिए अब नोट करेंगे। नोट करो। पहला पॉइंट लिखिए, आयनिक बॉन्ड है कैटायन एंड एनायन। पॉइंट्स में लिख लो, हेडिंग डाल लिए। पहला पॉइंट लिखो, आयनिक कंपाउंड है कैटायन एंड एनायन। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? कैटायन, कैटायन हैव, हाँ सेकेंड पॉइंट में लिखो, कैटायन हैव पोलराइजिंग पावर and it polarizes electron cloud of anion in between cation and anion। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देता है कैटायन और एनायन के बीच में। इसमें पोलराइजिंग पावर होती है। क्या हुआ? वो ऐसे ही है, उनको छोड़ दीजिए। बोलो। तो वैसे भी जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें खींचने की टेंडेंसी तो आई जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिखाया था ना, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक, क्लियर है बात? थर्ड पॉइंट में लिखिए, ये डायग्राम थर्ड पॉइंट के बाद ही बनेगा। थर्ड पॉइंट में लिख लो, इन पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप इन आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव आयन का इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना पोलराइजिंग पावर कहलाता है, और कैटायन का इसकी तरफ, कैटायन का अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ देना पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। दोनों में दो कैरेक्टर है, एक में खींचने का कैरेक्टर है, एक में भेजने का कैरेक्टर है, पोलराइज होने का कैरेक्टर है। ठीक है। पावर ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज is called polarizability।
कहीं कहीं Z भी लिखा रहता है, कहीं कहीं S भी लिखा रहता है, दोनों सही है। पोलराइजेबिलिटी भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं, Z भी लिखते हैं, पोलराइजेबिलिटी दोनों चलते हैं। अब ये A+B- वाला डायग्राम बना लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में भेजो, डायग्राम बना लो सुंदर सा। सारांश बना लो, तुम्हें बड़ी हंसी आती है हर चीज कुछ भी देख के। जल्दी बनाओ। इलेक्ट्रिक बल्ब देखा आपने? सब नहीं देखा होगा। बल्ब को ऐसे करके अगर रख दें तो जैसा शेप दिखेगा उसी तरीके का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। बलून से बता रही थी लेकिन मैंने कहा छोड़ो। शैतान बच्चे हैं सब। क्यों गौरांगी? डिफिकल्ट है, छोटू सा है, 3 टर्म है, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी माइनस वाले में होगी, पोलराइजिंग पावर प्लस वाले में होगी, पोलराइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, और डेवलप क्या होगा? आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवेलेंट। ओके, चलिए अगला पॉइंट तो स्टार बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना। नो बॉन्ड कैन बी हंड्रेड परसेंट आयनिक और 100% कोई भी 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता है। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, टोटल 100 होता है। आयनिक अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट कम होगा, कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम होगा। चलिए रूल पढ़ लो, छोटू सा रूल है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा है। अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई, जहां पोलराइजेशन ज्यादा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा वहां आयनिक कैरेक्टर कम। ऐसे याद रखिए, 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही याद रखो। पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। हाँ, पॉइंट बना के लिखो। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हाई है किसी बॉन्ड में तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? लो हो जाएगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर हाई है तो कोवेलेंट क्या हो जाएगा?
ये रूल बताता है आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा और कंपेयर कैसे करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए कहीं +2 चार्ज है और कहीं +3 चार्ज है, तो पोलराइजेशन होने के चांसेस कहां पे ज्यादा है? +3 में। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा। और पता ही है पहले पॉइंट में लिखा है पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। नोट कर लिया ये पॉइंट। पोलराइजेशन डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन वहां ज्यादा होगा जहां पे एनायन का साइज बड़ा होगा। एनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो अपने आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तो जल्दी से खिंच जाएगा, पोलराइज जल्दी से होगा। क्लियर है? अब फटाफट 2 एग्जांपल करेंगे। रूल हो गया। रूल में मेनली यही 3 पॉइंट थे अपने, 3 जो है ना। कहाँ गया? शुरू में था। डाइपोल कहाँ था बहन? डाइपोल के आसपास। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं। LiCl, KCl, LiCl, NaCl, कॉमा करके लिखते जाइए, KCl, RbCl, CHCl। इनके कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? ठीक। जब भी कंपेयर करोगे CHCl, सीजियम क्लोराइड, CHCl, जब भी कंपेयर करोगे तो कॉमन फैक्टर को भूल जाओ। LiCl बना होगा Li प्लस Cl माइनस से, NaCl बना होगा Na प्लस Cl माइनस से, KCl बना होगा K प्लस Cl माइनस से, RbCl बना होगा Rb प्लस Cl माइनस से, CHCl बना होगा CS प्लस Cl माइनस से। इनको कंपेयर करना है तो कॉमन फैक्टर को क्या करें? भूल जाएं। कॉमन क्या है? सब में Cl माइनस है, कॉमन फैक्टर को भूल जाएं। जो डिफरेंट फैक्टर है उसी से कंपेयर होगा। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस। अगर चार्ज की बात करो, पहला फैक्टर किससे देख रहे थे? चार्ज। चार्ज सब में +1 है तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। एनायन को हटा दिया हमने, एनायन कॉमन था, बचता क्या है? कैटायन। तो कैटायन के साइज को देख लें, Li प्लस सबसे छोटा होता है। अगर साइज की बात करो तो Li प्लस सबसे छोटा, सोडियम प्लस उससे बड़ा, पोटेशियम प्लस उससे बड़ा, साइज में सीजियम प्लस सबसे बड़ा होगा।
जो कैटायन सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कराएगा। अभी अभी हमने पॉइंट में पढ़ा था, साइज ऑफ कैटायन अगर कम है तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो क्या बता दें, इसका साइज सबसे छोटा तो इस केस में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। बोलिए बच्चों, कोई समस्या? आपको वैसे ही आएंगे जिनको आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे ये एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। ये पूरा फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, हेलिना के रब से फरियाद। हाँ हाँ, साइज बोले तो रेडियस, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखिए, तो सबसे ज्यादा LiCl में, फिर NaCl, इस तरीके से कम हो रहा है, ठीक है। अगर सवाल ने पूछ ले आयनिक कैरेक्टर तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर क्या चलते हैं, अपोजिट। कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर क्या चलते हैं, कभी कभी 50-50 आता है, नहीं तो इन जनरल क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आयनिक कैरेक्टर पूछ लेते तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ऑर्डर, LiCl, NaCl, KaCl, RbCl और CsCl। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीजियम क्लोराइड में, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्लियर है बात, क्लियर है। 49 हो गए, लास्ट पॉइंट लिख के खत्म करते हैं, मतलब और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टार बना के पॉइंट लिखो, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका वो कंडक्शन भी ज्यादा कराएगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर से रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, इनवर्स से। आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, चलो बाय बच्चे।